आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दिल्ली के शराब घोटाले का मोबाइल फोन से क्या कनेक्शन है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अपने पुराने मोबाइल फोन्स ईडी से छिपा क्या रहे हैं, ऐसा इनके मोबाइल फोन्स में क्या है। और आज इसी मामले में अदालत ने के कविता की जमानत याचिका भी खारिज क्यों कर दी है। अदालत ने कहा है कि ईडी की पूछताछ से पहले के कविता ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी और अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट करके अपने मोबाइल फोन में मौजूद सारा डेटा उन्होंने डिलीट कर दिया था, नष्ट कर दिया था। और इसीलिए अगर के कविता की जमानत याचिका को मंजूर किया गया तो वो शराब घोटाले से जुड़े सबूतों और गवाहों को जेल से बाहर आकर प्रभावित कर सकती है। ये अदालत की एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी मानी जाएगी। ईडी ने भी अदालत में ऐसे कई सबूत पेश किए आज, जिनसे यह पता चलता है कि के कविता ने ईडी को जांच के लिए कुल मिलाकर जो 9 मोबाइल फोन्स दिए थे वो सभी फोन्स फॉर्मेटेड थे और इनके डेटा को पहले से ही नष्ट किया जा चुका था। और ये वही मोबाइल फोन्स हैं जिनके बारे में हमने आपको 5 अप्रैल को भी विस्तार से बताया था। शराब घोटाले में ईडी को ऐसे 170 मोबाइल फोन्स की जानकारी मिली है जिन्हें या तो इस घोटाले की पूछताछ से पहले नष्ट कर दिया गया या इनका डेटा डिलीट करके इन्हें दोबारा से फॉर्मेट किया गया। और इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनकी एक और सहयोगी के कविता के मोबाइल फोन्स भी शामिल हैं। और के कविता की तो जमानत याचिका आज इसीलिए खारिज हो गई क्योंकि उन्होंने अपने 9 मोबाइल फोन्स का डेटा जांच एजेंसियों को देने से पहले ही डिलीट कर दिया था, यानी अपने सारे मोबाइल फोन्स उन्होंने साफ कर दिए थे। अब इन सब से यह पूछा जाना चाहिए कि अगर ये निर्दोष है, अगर इनके मोबाइल फोन में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो फिर इन्होंने अपने मोबाइल फोन से सारा डेटा क्यों डिलीट किया, क्यों नष्ट किया और ये अपना मोबाइल फोन जांच एजेंसियों को क्यों नहीं देना चाहते। और आज इसीलिए फिर से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सारे नेता निर्दोष हैं और दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है और वो इसमें शामिल भी नहीं है, तो फिर ये नेता अपने मोबाइल फोन्स ईडी को क्यों नहीं दे रहे और इन नेताओं ने अपने मोबाइल फोन्स का डेटा नष्ट क्यों किया। और अब तो ये बात अदालत भी कह रही है। और ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपका मोबाइल फोन कहां है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका पुराना फोन कहां गया उन्हें नहीं पता और नए फोन का वो पासवर्ड देने को तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता कि मेरा मोबाइल फोन कहां है, कहां चला गया, मुझे तो जानकारी ही नहीं है, उन्होंने भी नहीं दिया। संजय सिंह से पूछा कि आप अपना मोबाइल फोन दीजिए। संजय सिंह ने कहा कि मैं इस बारे में अदालत को ही बताऊंगा कि मेरा मोबाइल फोन कहां है। तो आज बड़ी बात यह है कि अगर आपके मोबाइल फोन में कुछ नहीं है, अगर आप निर्दोष हैं, तो आप हंसते हंसते आपको अपना मोबाइल फोन दे देना चाहिए था और ईडी को यह चुनौती देनी चाहिए थी कि आप रख लीजिए हमारा मोबाइल फोन और देखिए हमारे मोबाइल फोन में क्या है। आज आप समय के इस चक्र को भी देखिए। जो अरविंद केजरीवाल वर्ष 2015 में दिल्ली के लोगों को यह कहते थे कि अगर उनसे कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है तो वो रिश्वत देने से इनकार ना करें, बल्कि रिश्वत देते हुए अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग कर लें, उसका वीडियो बना लें और फिर केजरीवाल को भेज दें। यह आप याद कीजिए, हेल्पलाइन नंबर भी बनाया था अरविंद केजरीवाल ने 1031 भ्रष्टाचार रोकने के लिए। और देखिए बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको भी वो जमाना 2015 का याद आ जाए। लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है तो मना मत कीजिए, फोन पर रिकॉर्डिंग कर लें और फिर हमें 1031 पर फोन करें, हम उसे जेल भेजेंगे। समय का चक्र देखिए, आज यही केजरीवाल उसी भ्रष्टाचार के आरोप में खुद जेल में है और अपना मोबाइल फोन जांच एजेंसियों को देने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनका पुराना मोबाइल फोन कहां है। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक यही अरविंद केजरीवाल लोगों से कहते थे कि वो अपने मोबाइल फोन से रिश्वत मांगने वाले भ्रष्ट अधिकारियों का वीडियो बनाएं और मोबाइल फोन के इस वीडियो के आधार पर अरविंद केजरीवाल आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल भेज देंगे। उनका यह पुराना संदेश आज मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। आज ये एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031
इसको लॉन्च करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब अगर दिल्ली के अंदर आपसे कोई रिश्वत मांगे किसी काम करने का, तो आप उसको मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, अपना मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग पे लगा लेना और जब वो रिश्वत मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। तो अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंडों को आज आप एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, और वो ये है कि आज जब अदालत ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जेल भेज दिया है, तब भी वो मुख्यमंत्री के पद से हटने को तैयार नहीं है, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यही अरविंद केजरीवाल, जब इन्होंने अपनी पार्टी के कई मंत्रियों को सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर ही उनसे इस्तीफा मांग लिया था, ले लिया था, और वो उनके मामलों में खुद ही पुलिस भी बन गए थे और जज भी बन गए थे। कुछ याद दिलाता हूं आपको। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के पूर्व खाद्य मंत्री असीम अहमद के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक शिकायत मिली, जिसके बाद केजरीवाल जी ने असीम अहमद से उनका इस्तीफा ले लिया। जबकि उस समय असीम अहमद के खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हुई थी, ना कोई जांच हुई थी, ना कोई आरोप सिद्ध हुआ था और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन असीम अहमद के मामले में अरविंद केजरीवाल ने ही पुलिस और जज का काम किया और उन्हें मंत्री पद से तुरंत हटा दिया। ऐसा ही उन्होंने कई और मंत्रियों के साथ भी किया। वर्ष 2016 में उन्हीं की सरकार में एक मंत्री संदीप कुमार और फिर वर्ष 2022 में उन्हीं की सरकार के एक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर भ्रष्टाचार और दूसरे मामलों में आरोप लगने पर अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ भी बिना कोई एफआईआर दर्ज हुए उनसे इस्तीफा ले लिया था। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले ही साल विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मंत्री पद से खुद ही हटा दिया था। लेकिन भ्रष्टाचार के इससे भी गंभीर आरोप जब अरविंद केजरीवाल पर लगे और उनके खिलाफ ईडी की जांच हुई, कोर्ट ने उन्हें जेल तक भेज दिया, तब भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अपने मंत्रियों से उन्होंने बिना कोई एफआईआर और जांच हुए ही उनसे इस्तीफा ले लिया था। उनके जो बाकी मंत्री अभी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री थे पहले, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं, और जो बाकी के उनके और भी कई मंत्री जेल में हैं जैसे सत्येंद्र जैन, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल के अलावा उनके जितने भी मंत्री जेल में हैं वो सब तो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन केजरीवाल अकेले ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने बाकियों से तो इस्तीफा ले लिया, मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, लेकिन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यहां बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपने पास एक भी मंत्रालय या विभाग नहीं रखा है, और वो भारत के शायद इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो विदाउट पोर्टफोलियो हैं। यानी वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन उनके पास कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से अपने मंत्रियों को निर्देश देने का पूरा दावा कर रहे हैं, रोज ऑर्डर्स भेज रहे हैं जेल से, जबकि उनके पास ना कोई मंत्रालय है, ना कोई विभाग है, और वो अभी खुद जेल में है। आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता घटाकर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। समस्या ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक तय षड्यंत्र के तहत दवाइयों की कमी की जा रही है, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं यहां पे इस विधानसभा के अंदर। एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी नाम की एक सीपीए है जिसका काम है कि वो टेंडर करती है दवाइयों की। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक तय षड्यंत्र के तहत किया गया कि जब सीपीए का टेंडर ही नहीं होगा तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी। जब दवाइयां उपलब्ध ही नहीं होंगी तो क्या अरविंद केजरीवाल कर लेंगे, क्या सौरभ भारद्वाज करेंगे? नहीं है, दवाइयां नहीं है। केजरीवाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए अरेस्ट कर लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए तो उसे इस्तीफा देना ही होगा। ऐसी कोई कानूनी बाध्यता अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं है, इसलिए कानूनी रूप से उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
नैतिक रूप से अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो जेल गए हैं, उन्होंने कानूनी नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े रणनीतिकार भी है, राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो जानते हैं कि जेल में रहते हुए अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे और मुख्यमंत्री जितने दिन तक बने रहेंगे, उतना ही वो जो दबाव है वो बीजेपी पर और मोदी सरकार पर डालते रहेंगे और उनके रणनीति के हिसाब से ये उन्हें ज्यादा सूट करता है कि वो जेल में रहें और इस्तीफा ना दें, मुख्यमंत्री के पद को ना छोड़ें और वो आखिर तक ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहें, मुख्यमंत्री का पद लिए रहें, जब तक कि संवैधानिक रूप से कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए या फिर उन्हें बर्खास्त ना कर दिया जाए। उस आखिरी दिन तक अरविंद केजरीवाल कोशिश करेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने रहें और जेल से ही सरकार को चलाते रहें। आज ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और आम आदमी पार्टी के विधायक और गोवा चुनाव में पार्टी के प्रभारी रहे दुर्गेश पाठक से भी पूछताछ की है, क्योंकि ईडी का यह कहना है कि शराब घोटाले का पैसा अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गोवा के विधानसभा चुनावों में खर्च किया था। इसलिए इस पूछताछ के बाद अब केजरीवाल की मुश्किलें हो सकता है कि और भी बढ़ जाएं, क्योंकि साफ सवाल यह पूछा गया होगा कि गोवा में चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव में पार्टी ने जो पैसा इस्तेमाल किया था वो कहां से आया था और वो कैसे आया था। और ईडी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इस मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए।